हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं घटनाचक्र के बीपीएससी का पूर्वावलोकन का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के आधुनिक भारत का इतिहास के विभिन्न प्रश्नों के व्याख्यान सह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका उत्तर है सी अल्मीड़ा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजी द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु होगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उत्तर है सी पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर है ए हॉकिंस। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका उत्तर है डी सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका उत्तर है ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। 1638 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के पास से पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर 1632 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका उत्तर है डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित
सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ए ला सापल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका उत्तर है बी थॉमस बेस्ट। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरज के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से लोगों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर है ए बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है ए बिहार। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका उत्तर है ए मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका उत्तर है कब? तो इसका उत्तर है ए 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारियों अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका उत्तर है स्टार है ये। आइए इसका विस्तार को देखते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो इसका उत्तर है शाह शुजा से।
पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के अतिरिक्त झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने एक शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कुह-ए-नूर अर्थात कोहिनूर हीरा भेंट किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो इसका उत्तर है ए श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, जिसे आधुनिक इस्तांबुल कहते हैं, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका उत्तर है सी टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी कही थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर है बी कैप्टन सिलीमन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उसके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है डी सर लियोनिक कार्टिस। सर लियोनिक कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका उत्तर है ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। मुंगेर का बढ़ियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है ए बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बढ़ियाताल विद्रोह का उद्देश्य बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1935 में करवानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था।
अगला प्रश्न है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है सी कैनिंग। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न, इसके विस्तार को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न है अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका उत्तर है बी दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका उत्तर है बी कुंवर सिंह। 1857 के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर है ए कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो इसका उत्तर है सी जगदीशपुर के। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 ईस्वी में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका उत्तर है ए आरा में। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? तो इसका उत्तर है बी राजपूत कुंवर सिंह। पटना में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने शेष रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था कहाँ? तो इसका उत्तर है डी जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन
के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो इसका उत्तर है डी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका उत्तर है सी बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाई के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका उत्तर है बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका उत्तर है ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा है कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका उत्तर है सी गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका उत्तर है डी अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेज हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरी भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सफल थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 2 और 4 अर्थात साहूकार और जमींदार। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों अर्थात बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का
पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात मुंगेर। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका उत्तर है ए, बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजित कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैपवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेतृत्व में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उसमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कई संबंध शुद्ध नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उसके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन और कारण देखना है। कथन में दिया हुआ है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा। और कारण आर है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात दोनों ख और का सत्य है और क का सही स्पष्टीकरण करता है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि संध्या भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 1 नवंबर 1858। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका उत्तर है सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद
ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका उत्तर है ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। सर जॉन आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय नेताओं का विद्रोह था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी, पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागानी मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसे अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका उत्तर है बी, रैयतवारी प्रथा। रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार माना जाता है। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है बी, दीनबंधु मित्र। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है बी, करमशाह। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी
शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते। अगला प्रश्न है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है ए, हाजी शरियतुल्लाह। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका उत्तर है श्री गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न, इसका विस्तार को देखते हैं। कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था क्या? तो इसका उत्तर है बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1857 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण अनेक खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उसके हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल के कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरफ महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका उत्तर है सी, वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तन किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका उत्तर है डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है डी, बड़ौदा। बघेरा विद्रोह 1828 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजों सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम है? तो इसका उत्तर है बी, खोंड। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का कारारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक
मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक विश्वई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए इसके विस्तार को देखते हैं। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 36 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका उत्तर है सी, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिनका नेतृत्व सिद्धो कान्हो चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो इसका उत्तर है डी, 1895। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों, बनिया और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किसने जोड़ा था? तो इसका उत्तर है डी, बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी का जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तित के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं अर्थात गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गए। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर है बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर अर्थात सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1899 से 19 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका उत्तर है सी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका उत्तर है ए, झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर को के दिन की गई। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ कब? तो इसका उत्तर है सी, 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका उत्तर है ई,
छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध की जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, अर्थात ये सभी सही है। एक से अधिक उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका उत्तर है बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी अर्थात विजयनगर में राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका उत्तर है बी, लॉर्ड लिटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि हो गई। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसका उत्तर है ए, रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्र दे दी। यह तब है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में से ब्रांड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी होगी। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत की मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियमों के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका उत्तर है ए, जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो इसका उत्तर है सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अर्थात अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका उत्तर है ए, 1885। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो इसका उत्तर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मूलशंकर अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने खंडिनी पताका लड़ाई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक
सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका उत्तर है बी, लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1, 2, 3। तो आइए जानते हैं कौन कौन है 1, 2, 3 में। तो 1, बुद्धिजीवी, 2, नगरीय उच्च जातीय और 3, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका उत्तर है डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगाल भाषा में अनुवाद किया। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष कब? तो इसका उत्तर है 1828 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति बुराई रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब? तो इसका उत्तर है सी, 1828 में। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका उत्तर है बी, विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1880 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। अब अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवानंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था।
रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका उत्तर है बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रीजनल रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण के से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मच्छरों की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाए। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कब? तो इसका उत्तर है डी, 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो इसका उत्तर है बी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका उत्तर है बी, ज्योतिबा फुले। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा के लिए की आवश्यकता पर बल दिया। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है बी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए, मैडम HP ब्लावेट्स्की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर है बी, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय
महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर है डी, ज्योतिबा फुले। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही है। महादेवी गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रामाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को से उत्तर नहीं माना और तारांकित किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए आगे के प्रश्नों के साथ। आज 89 है, अगले प्रश्न अगले वीडियो में 90 से देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।